हेलो दोस्तों, सोचिए एक अकेला इंसान, बिना पैसे, बिना ताकत, फिर भी उसकी कलम ने महलों की नींव हिला दी। किसी ने कहा उसे खतरनाक क्रांतिकारी, किसी ने कहा उसने उम्मीद दे दी, पर असल कहानी इन दोनों से कहीं ज़्यादा ज्वलंत है। आज हम बात करेंगे उस इंसान की जुबानी, कैसे गरीबी, दर्द और सवालों ने उसे दुनिया बदलने वाला विचारक बना दिया। तैयार हो जाइए, क्योंकि एक एक हिस्सा सुनते ही आपकी सोच बदल जाएगी। चलते हैं उस महान व्यक्ति की जीवन यात्रा की ओर। अध्याय 1, जन्म, बचपन और पारिवारिक पृष्ठभूमि। सोचिए 19वीं सदी का यूरोप, एक ऐसा दौर जब राजशाही, चर्च और पूंजीपति वर्ग मिलकर समाज पर पूरा नियंत्रण रखते थे। मगर इसी माहौल में जन्म लेता है एक बच्चा जिसकी सोच आने वाले समय में पूरी दुनिया के नक्शे को बदल देती। वही बच्चा था कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 को ट्रायर नामक एक प्रूशिया, आज का जर्मनी में हुआ। उनका परिवार यहूदी पृष्ठभूमि से था, लेकिन पिता हाइनरिक मार्क्स ने सरकारी नौकरी और सामाजिक बदलाव के चलते ईसाई धर्म अपना लिया। पिता पेशे से वकील थे और तर्कशक्ति में गहरी पकड़ रखते थे। माँ हेनरिएट प्रेसबुर्ग एक उच्च यहूदी परिवार से थी। घर में 9 बच्चे थे और कार्ल उनमें से 30वें नंबर पर थे। बचपन से ही कार्ल सवाल पूछने वाले, तीव्र बुद्धि और जिज्ञासी स्वभाव के लिए पहचाने जाते थे। कल्पना कीजिए एक छोटा सा बच्चा ट्रायर की तंग गलियों में चलते हुए महलनुमा घरों और निर्धन झोपड़ियों को एक साथ देख रहा है। यहीं से कार्ल के मन में समाज के असमान ढांचे पर गहरी चिंगारी उठने लगी। कार्ल के पिता का धर्म बदलना परिवार के लिए बड़ा टर्निंग पॉइंट था। बचपन में कार्ल को चर्च और राज्य दोनों का प्रभाव देखने को मिला, लेकिन उनके भीतर सवाल उठता रहा, क्या वाकई ईश्वर और राजा सबके भाग्य का निर्धारण करते हैं, या इंसान खुद अपने हालात बदल सकता है? कार्ल की कल्पित सोच बार बार विचार आते, अगर मेरा पिता अपने विश्वास को छोड़कर नौकरी बचाने पर मजबूर हुआ, तो क्या समाज इंसान को उसकी असली पहचान से वंचित नहीं कर रहा? आप सोचिए, क्या आपने भी कभी ऐसा बदलाव महसूस किया है, जब समाज की अपेक्षाएं आपके असली स्वभाव से टकराई हो? कार्ल मार्क्स का बचपन हमें यह सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे जैसी हो, जिज्ञासा, दिमाग और सवाल करने की आदत आने वाले जीवन की दिशा तय कर सकती है। अगर मार्क्स के बचपन को एक लाइन में कहा जाए, जब समाज आपको चुप करना चाहे, तब सवाल पूछना ही सबसे बड़ी क्रांति है। अध्याय 2, शिक्षा और शुरुआती बौद्धिक यात्रा। सोचिए एक नौजवान जो ट्रायर की गलियों से निकलकर यूरोप के बड़े बड़े विश्वविद्यालयों तक पहुंचता है। एक क्लासरूम में उसकी आंखें सवाल खोजती, सच्चाई कहाँ है? इंसान को गुलाम बनाने वाला असली सिस्टम कौन सा है? यही नौजवान आगे चलकर कार्ल मार्क्स बना। कार्ल मार्क्स ने अपनी शुरुआती पढ़ाई ट्रायर के स्कूल में की। 1985 में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ बॉन में दाखिला लिया। शुरुआत में उनका विषय था लॉ, लेकिन कार्ल की रुचि सिर्फ कानून के नियमों तक सीमित नहीं रही। वो समझना चाहते थे इन नियमों के पीछे की सोच क्या है और ये नियम समाज में किसके हित में काम करते। बॉन यूनिवर्सिटी में मार्क्स ने बहुत आज़ादी से जिंदगी जी, बसों में हिस्सा लिया, क्लबों में जुड़े, यहाँ तक कि एक बार ड्यूल फाइट में भी फंस गए। लेकिन कुछ ही महीनों बाद उनके पिता को लगा कि कार्ल का ध्यान पढ़ाई से हट रहा है, इसलिए 1836 में कार्ल मार्क्स को भेज दिया गया बर्लिन यूनिवर्सिटी। बर्लिन पहुंचने पर कार्ल मार्क्स की दुनिया ही बदल गई। वहां उन्होंने सामना हुआ
हेगेलियन फिलोसॉफी से। जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हेगेल की किताबों और विचारों ने मार्क्स को गहराई से प्रभावित किया। यहाँ कार्ल मार्क्स यंग हेगेलियंस नामक समूह से जुड़े। ये वो लोग सवाल करते थे, धर्म की असली भूमिका क्या है, राज्य और सत्ता किसके लिए काम करते हैं। उनके अंदर से विचार आते, अगर हर विचार के पीछे इतिहास और समाज का ढांचा है तो क्या समाज को बदलने के लिए हमें सिर्फ सोच नहीं बल्कि व्यवस्था भी बदलनी होगी। बर्लिन में मार्क्स ने दर्शन शास्त्र और इतिहास की तरफ झुकाव पाया। लो पढ़ते पढ़ते उन्होंने समझा कि कानून असल में सत्ता के हाथ का औजार है। इसलिए उन्होंने ठान लिया कि उन्हें समाज की जड़ों को समझना है। 1941 में कार्ल मार्क्स ने यूनिवर्सिटी ऑफ येना से डायरेक्ट इन फिलोसॉफी पूरी की। उनकी थीसिस थी एपिक्यूरस और डेमोक्रेटस के प्राकृतिक दर्शन से तुलना, यानी उन्होंने ग्रीक के विचारों के जरिए इंसान और प्रकृति के रिश्ते को समझने की कोशिश की। क्या आपने भी कभी महसूस किया है कि जिस रास्ते पर आपको धकेला गया असल में आपकी रुचि उस दिशा में थी ही नहीं? कल्पना कीजिए, एक युवा कार्ल मार्क्स किताबों से भरे कमरे में बैठा है। एक तरफ लो की मोटी किताबें पड़ी हैं, दूसरी तरफ हेगेल और ग्रीक दार्शनिकों के विचार। वो दोनों के बीच फंसा है, लेकिन मन कह रहा है कानून समाज का चेहरा है और दर्शन उसका आईना। शिक्षा सिर्फ नौकरी पाने का साधन नहीं बल्कि समाज को समझने और बदलने का हथियार है। कार्ल मार्क्स की शिक्षा हमें यही सिखाती है कि असली पढ़ाई वही है जो हमें सिस्टम पर सवाल उठाने और समाज के ढांचे को समझने की ताकत दे। जैसे आज बहुत से लोग इंजीनियरिंग या मैनेजमेंट पढ़ते हैं लेकिन बाद में महसूस करते हैं कि उनका असली पैशन कला, लेखन या समाज सेवा में है। वैसे ही कार्ल मार्क्स ने लो से शुरुआत की लेकिन उनका दिल समाज और दर्शन की ओर खिंचता चला गया। कभी कभी असली शिक्षा डिग्री से नहीं बल्कि सही सवाल करने से मिलती। मुझे कार्ल मार्क्स की शिक्षा का ये हिस्सा इसलिए प्रभावित करता है क्योंकि ये दिखाता है कि हर इंसान को अपनी असली रुचि पहचाननी चाहिए, भले ही उसके लिए रास्ता बदलना पड़े। जब ज्ञान सवालों से टकराता है तभी असली सोच जन्म लेती। अध्याय 3, पत्रकारिता और राजनीतिक सक्रियता। सोचिए, एक युवा जिसने अभी अभी अपनी पढ़ाई पूरी की है अचानक कागज और कलम उठाता है और सत्ता की जड़ों को चुनौती देना शुरू कर देता है। उसके लेखन इतने तीखे थे कि राजा और हुकूमत तक बेचैन हो गई। क्या एक न्यूज़पेपर की कलम वाकई साम्राज्य को हिला सकती थी? कार्ल मार्क्स ने यह साबित किया। 1842 में कार्ल मार्क्स ने कोलोन शहर में प्रकाशित होने वाले अखबार राइनिशे साइटुंग में काम शुरू किया। पहले वो कंट्रीब्यूटर थे लेकिन जल्द ही उनकी लेखनी इतनी प्रभावशाली तरीके की हो गई कि उन्हें एडिटर इन चीफ बना दिया गया। न्यूज़पेपर का मकसद था समाज में चल रही नाइंसाफियों को उजागर करना। मार्क्स ने अपने लेखों में सरकार की नीतियों, चर्च की शक्ति और अमीर पूंजीपतियों के शोषण पर सीधा वार किया, लेकिन यहीं से टकराव भी शुरू हुआ। मार्क्स के लेख पढ़कर प्रूशिया की सरकार नाराज हो गई। राइनिशे साइटुंग के संस्करणों को बार बार सेंसर किया जाने लगा। अंततः 1843 में सरकार ने इस न्यूज़पेपर को पूरी तरह बंद कर दिया। कार्ल मार्क्स के अंदर से विचार उठते, अगर सत्ता सच्चाई की आवाज से डरती है तो इसका मतलब है कि ये आवाज और बुलंद होनी चाहिए। अखबार बंद होने के बाद मार्क्स ने महसूस किया सिर्फ जर्नलिज्म से व्यवस्था नहीं बदलेगी, इसके लिए गहरी पॉलिटिक्स और फिलोसॉफी की जरूरत है। इसी दौर में उन्होंने पहली बार समाज और क्लास
स्ट्रगल की धारणा को विस्तार से सोचना शुरू किया। उन्होंने समझा असली लड़ाई अमीर और गरीब के बीच की। कानून और धर्म के ठेकेदार अक्सर अमीरों का पक्ष लेते हैं। अगर इंसान को बराबरी चाहिए तो व्यवस्था की जड़ें बदलनी होगी। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि सच्चाई बोलने की कीमत चुकानी पड़ती है? कल्पना कीजिए, एक छोटा सा प्रिंटिंग प्रेस जहां से छपकर निकलने वाले अखबार के पन्ने सत्ता के बड़े बड़े महलों में खलबली मचा देते हैं। मार्क्स की कलम तलवार से भी ज्यादा धारदार साबित हो रही थी। कार्ल मार्क्स ने राइनिशे साइटिंग से पत्रकारिता की शुरुआत की, सत्ता और पूंजीपतियों की आलोचना की। सरकार ने न्यूज़पेपर को सेंसर लगाया और आखिरकार बंद भी करवा दिया, लेकिन वो डटे रहे। उन्होंने हार नहीं मानी। उनका कहना था, जब सत्ता कलम से डरने लगे तो समझ लो उस कलम ने अपना काम कर दिखाया है। कार्ल मार्क्स का ये दौर हमें सिखाता है कि सच्चाई बोलने वाले को अक्सर विरोध झेलना पड़ता है, लेकिन यही विरोध संकेत है कि आप सही दिशा में हैं। जैसे आज भी जब कोई जर्नलिस्ट या राइटर भ्रष्टाचार और अन्याय पर लिखता है तो उसे ट्रोलिंग, धमकी या सेंसरशिप का सामना करना पड़ता। मार्क्स के समय में भी यही हुआ। फर्क बस इतना था कि तब परिणाम और भी कठोर थे। कभी कभी हार मानना अंत नहीं होता, बल्कि नई दिशा खोजने की शुरुआत होती है। मुझे कार्ल मार्क्स की इस पत्रकारिता वाली कहानी इसलिए गहरी लगती है क्योंकि यह दिखाती है कि लिखे हुए शब्द भी क्रांति की शुरुआत कर सकते हैं। अगर एक युवा मार्क्स सच्चाई के लिए अपनी नौकरी और सुरक्षा खो सकता है तो हम भी अपने सच के लिए खड़े हो सकते हैं। मार्क्स ने साबित कर दिया, जब कलम उठती है तो साम्राज्य कांपने लगते हैं। अगर आपको मार्क्स की पत्रकारिता और शुरुआती राजनीतिक सक्रियता का यह हिस्सा प्रेरणादायक लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस जर्नी में आगे चलते हैं। अध्याय 4, पेरिस निर्वासन और फ्रेडरिक एंगेल्स से मुलाकात। सोचिए, एक युवा विचारक जिसकी कलम सरकारों को बेचैन कर देती है। उसकी बातें इतनी कड़वी सच्चाई से भरी होती है कि हुकूमत उसे अपने देश से निकाल देती। लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही लिखा था, क्योंकि इसी निर्वासन में उसे मिलने वाला था एक ऐसा साथी जो उसकी सोच का हमसफर बनकर पूरी दुनिया बदलने में उसका साथ देगा। हाँ, यही कहानी है कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स की पहली मुलाकात की। 1843 में सरकार ने राइनिशे साइटिंग को बंद कर दिया और मार्क्स पर निगरानी बढ़ा दी। आखिरकार उन्हें प्रूशिया छोड़ना पड़ा। मार्क्स अपनी पत्नी जेनी के साथ पेरिस पहुंच गए। पेरिस उस समय विचारों का गढ़ था। यहाँ पर क्रांतिकारी, लेखक, कलाकार और बुद्धिजीवी लोग इकट्ठा होकर समाज और राजनीति पर बहस करते थे। यही मार्क्स ने पहली बार खुद को यूरोपीय क्रांतिकारी आंदोलन का हिस्सा महसूस किया। पेरिस में मार्क्स ने कई अखबारों और पत्रिकाओं में लिखा। यहाँ उन्होंने उनका सामना हुआ फ्रांसीसी समाजवादियों और जर्मन क्रांतिकारियों से। उनकी सोच और तेज अद्भुत थे। वो कहते, समाज का असली विभाजन अमीर और गरीब वर्ग के बीच है। धर्म और राज्य अक्सर शोषण को सही ठहराने के औजार बनते हैं। अगर बदलाव चाहिए तो मजदूर वर्ग को संगठित होना होगा। 1844 में मार्क्स की जिंदगी में सबसे बड़ा मोड़ आया। उन्होंने पहली बार मुलाकात की फ्रेडरिक एंगेल्स से। एंगेल्स भी जर्मनी से निर्वासित होकर पेरिस आए थे। एंगेल्स के पिता अमीर उद्योगपति थे, लेकिन एंगेल्स ने मजदूरों की हालत को करीब से देखा था। उन्होंने द कंडीशन ऑफ द वर्किंग क्लास इन इंग्लैंड नामक किताब लिखी थी।
जिसमें मजदूरों के शोषण की हकीकत दर्ज थी। मार्क्स और एंगल्स की पहली बातचीत में ही एक अद्भुत जुड़ाव महसूस। दोनों ने पाया कि उनके विचार एक दूसरे को पूरा करते हैं। मार्क्स के पास गहरी दार्शनिक दृष्टि थी और एंगल्स के पास मजदूर वर्ग का जमीनी अनुभव। मार्क्स के अंदर विचार उठते, मुझे मिल गया वो साथी जिसके साथ मेरी सोच सिर्फ किताबों तक नहीं रहेगी बल्कि दुनिया के हर कोने तक पहुंचेगी। सोचिए, क्या आपके जीवन में भी कभी ऐसा व्यक्ति मिला है जिसने आपकी सोच को दिशा दी हो और आपके सपनों को साझा किया हो? कल्पना कीजिए, पेरिस का एक कैफे जहां दो नौजवान बैठे हैं, टेबल पर कॉफी के कप रखे हैं और हवा में घुली है बहस की गर्मी। बातें हो रही है मजदूरों की, क्रांति की और उस भविष्य की जिसमें बराबरी हो। यहीं से जन्म ले रहा है एक ऐतिहासिक कार साझेदारी। जब दो विचार मिलते हैं और दोनों समाज को बदलने की जिद रखते हो तो उनका मिलन सिर्फ दोस्ती नहीं, इतिहास बन जाता है। कार्ल मार्क्स और एंगल्स की कहानी हमें यही सिखाती है, असली क्रांति अकेले नहीं होती बल्कि तब होती है जब दो सोच, दो जुनून और दो सपने एक हो जाते हैं। जैसे आज भी जब कोई स्टार्टअप या आंदोलन शुरू होता है तो अक्सर एक विजनरी थिंकर और एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट साथ आते हैं। वैसे ही मार्क्स और एंगल्स का जोड़ा बना, विचार और अनुभव का संगम। सही साथी मिल जाए तो अकेली चिंगारी भी आग बनकर दुनिया बदल सकती। मुझे मार्क्स और एंगल्स की मुलाकात की ये कहानी इसलिए गहरी लगती है क्योंकि ये सिखाती है कि जिंदगी में सही लोगों से मिलना आपके मिशन को कहीं गुना तेज कर देता है। कभी कभी इंसान अकेले सोच सकता है लेकिन बदलाव लाने के लिए साथ जरूरी। अध्याय 5, कम्युनिस्ट घोषणा पत्र और क्रांति की गूंज। सोचिए, दो नौजवान लेखक जिनकी जेब में पैसे नहीं लेकिन दिमाग में क्रांति के तूफान हैं। उन्होंने एक ऐसा घोषणा पत्र लिखा जिसकी गूंज इतनी तेज थी कि आने वाले 100 सालों तक दुनिया की राजनीति, समाज और सत्ता को हिला दिया। ये कहानी है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और उस क्रांति की जो सिर्फ शब्दों से शुरू हुई। 1847 में मार्क्स और एंगल्स ने कम्युनिस्ट लीग नामक संगठन ज्वाइन किया। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन था जिसका लक्ष्य था दुनिया के मजदूरों को एकजुट करना। 1948 में मार्क्स और एंगल्स को इस संगठन की ओर से आदेश मिला, हमें एक छोटा सा दस्तावेज चाहिए जो मजदूर वर्ग के संघर्ष को स्पष्ट भाषा में बताए। यही वो पल था जब लिखा गया द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। घोषणा पत्र की शुरुआत ही एक जबरदस्त लाइन से होती है जिसका मतलब था पूरी दुनिया में एक भूत घूम रहा है, साम्यवाद का। मार्क्स और एंगल्स ने इसमें 3 बड़ी बातें कही। पहली, अब तक का पूरा इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। दूसरी, पूंजीपति वर्ग मजदूर वर्ग का शोषण करता है। तीसरी, मजदूरों को एकजुट होकर पूंजीवाद को चुनौती देनी होगी। लेकिन ये घोषणा सिर्फ किताब नहीं था, ये घोषणा पत्र एक क्रांति का ऐलान था। 1948 में यूरोप के कई देशों में विद्रोह भड़क उठे, मजदूर सड़कों पर उतरे, राजाओं और साम्राज्यों को हिला दिया गया। कई जगहों पर सामंती शासन गिरने लगा। हालांकि मार्क्स की उम्मीदों के मुताबिक स्थायी क्रांति नहीं हो सकी, लेकिन एक बात साफ थी, मार्क्स का नाम यूरोप के हर कोने तक पहुंच चुका था। बताइए, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कोई किताब या विचार आपकी सोच को हिला देता है और आप अचानक अपने जीवन को नए नजरिए से देखने लगते हैं? कल्पना कीजिए, एक छोटी सी किताब
जिसके पन्नों पर छपे शब्द आग की चिंगारियों की तरह उड़कर पूरे यूरोप के महलों, संसदों और फैक्ट्रियों में जाकर भड़कते हैं। हर मजदूर के दिल में उम्मीद और हर राजा के दिल में डर जगाते हैं। उनकी बहुत ही शानदार लाइन थी, जब मजदूर उठ खड़े होते हैं तो दुनिया के सबसे बड़ी दीवारें भी गिर सकती है। मार्क्स और एंगेल्स की ये रचना हमें सिखाती है कि विचारों की ताकत किसी तलवार या सेना से कम नहीं होती। कभी कभी कुछ शब्द ही इतिहास को बदलने का बीज बो देते हैं। जैसे आज सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट या वीडियो लाखों लोगों की सोच बदल सकता है, वैसे ही उस समय द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ने लाखों मजदूरों को जागरूक कर दिया। अगर आप दुनिया बदलना चाहते हैं तो शब्दों को हथियार बना लीजिए। मुझे मार्क्स और एंगेल्स का घोषणा पत्र इसलिए प्रेरित करता है क्योंकि ये दिखाता है कि असली बदलाव भीड़ से नहीं बल्कि कुछ गिने चुने लोगों के जुनून और लेखन से शुरू होता है। मार्क्स और एंगेल्स की किताब ने यह साबित कर दिया कि क्रांति तलवार से नहीं, विचार से शुरू होती है। अध्याय 6, लंदन का संघर्षपूर्ण जीवन। सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जिसने अभी अभी क्रांति का घोषणा पत्र लिखकर यूरोप की सत्ता को हिला दिया था, लेकिन वही व्यक्ति अब अपने परिवार के साथ गरीबी, भूख और बीमारी से जूझ रहा है। क्या आप यकीन करेंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा दार्शनिक और विचारक अपने बच्चों की दवा और खाने के लिए दोस्तों से मदद मांगने पर मजबूर? यही थी कार्ल मार्क्स की लंदन वाली जिंदगी, संघर्ष, दुख और अदम्य जज्बे की कहानी। 1849 में यूरोप में उठी क्रांति असफल हो गई। मार्क्स को पेरिस और बेल्जियम से निकाल दिया गया और आखिरकार वो अपनी पत्नी जेनी और बच्चों के साथ लंदन आ बसे। लेकिन यहाँ उनका जीवन बेहद कठिन था। किराए का घर जिसका किराया चुकाना मुश्किल, बच्चों के लिए दूध और खाना जुटाना भी भारी हो चुका। मार्क्स का ज्यादातर समय ब्रिटिश म्यूजियम की लाइब्रेरी में बीत, जहाँ वो समाज और अर्थव्यवस्था पर गहरी रिसर्च करते थे। लंदन में मार्क्स ने गरीबी का सबसे कड़वा अनुभव किया। उनके 6 में से 3 बच्चों की मृत्यु हुई क्योंकि उनके पास सही इलाज और पोषण का साधन नहीं था। घर में ऐसी स्थिति आ गई कि घर का फर्नीचर बेचना पड़ा। मार्क्स खुद बीमार रहते, लेकिन रिसर्च और लेखन कभी नहीं छोड़ा। यही वो दौर था जब मार्क्स का असली संघर्ष सामने आया। पेट की भूख और दिमाग की प्यास। वो अपने परिवार के लिए परेशान भी रहते और साथ ही समाज को समझने के लिए दिन रात मेहनत भी कर। अगर मैं रुक गया तो मेरी पीड़ा बेकार जाएगी, लेकिन अगर मैंने लिखना जारी रखा तो आने वाली पीढ़ियां इस शोषण से मुक्त हो सकती। मार्क्स की सबसे बड़ी ताकत बने फ्रेडरिक एंगेल्स। एंगेल्स ने अपने पिता के बिजनेस से मिलने वाली कमाई का बड़ा हिस्सा मार्क्स और उनके परिवार की मदद में लगाया। कहा जाता है कि अगर एंगेल्स न होते तो मार्क्स शायद अपनी किताबें पूरी नहीं कर पाते। ये दोस्ती इतिहास की सबसे प्रेरणादायक साझेदारियों में से गिनी जाती है। जरा सोचिए, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर भी आपको सबसे बड़ी रचना या उपलब्धि की ओर ले गया? कल्पना कीजिए, ब्रिटिश म्यूजियम की शांत लाइब्रेरी, चारों ओर किताबें और एक कोने में बैठे हैं मार्क्स। फटे कपड़े, थका हुआ चेहरा, लेकिन आंखों में जलती हुई आग। पूंजीवाद को समझने और मजदूरों के हक में लिखने का जुनून। कार्ल मार्क्स की लंदन की जिंदगी हमें यह सिखाती है कि महानता का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता। कभी कभी सबसे बड़ी उपलब्धियां उन्हीं लोगों को मिलती है
जो सबसे कठिन संघर्ष झेलने का साहस रखते। जैसे आज भी कई लेखक, कलाकार या वैज्ञानिक आर्थिक तंगी में जीते हैं, लेकिन उनका जुनून उन्हें हार मानने नहीं देता। वैसे ही मार्क्स ने भूख और गरीबी के बावजूद अपने लेखन को जारी रखा। मुश्किलें इंसान को तोड़ती नहीं, बल्कि उसकी सोच को धार देती है। मुझे मार्क्स की जिंदगी बहुत कुछ सीखने को मिला। उसकी लंदन वाली कहानी इसलिए बहुत छूती है क्योंकि यह दिखाती है कि हालात चाहे कितने भी खराब हो, अगर आपका मिशन बड़ा है तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। कार्ल मार्क्स ने साबित कर दिया, गरीबी शरीर को तोड़ सकती लेकिन विचारों को नहीं। अध्याय 7, दास कैपिटल और दार्शनिक योगदान। सोचिए, एक आदमी जिसके पास न पैसा है न स्थिर नौकरी, लेकिन उसके दिमाग में एक ऐसा विचार पल रहा है जो आने वाले समय में करोड़ों मजदूरों को आवाज देगा और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को चुनौती देगा। यह विचार किताब बनकर सामने आया, दास कैपिटल। क्या एक किताब सचमुच पूंजीवाद की जड़ें हिला सकती है? आइए जानते हैं। लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम की लाइब्रेरी में मार्क्स ने दिन रात मेहनत की। उन्होंने इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति पर हजारों पन्ने पढ़े और नोट्स तैयार किए। इसी रिसर्च का नतीजा थी उनकी सबसे बड़ी कृति, दास कैपिटल। पहला खंड 1867 में प्रकाशित हुआ। मार्क्स का इरादा था कि यह किताब 3 खंडों में पूरी होगी। पहला खंड उन्होंने खुद प्रकाशित किया, दूसरा और तीसरा खंड उनके निधन के बाद एंगेल्स ने उनके नोट्स से संपादित करके निकाले। उनकी किताब के मुख्य विचार थे, वो बहुत भारी होने वाले थे। दास कैपिटल में मार्क्स ने पूंजीवाद की गहरी जांच की और बताया कि यह व्यवस्था क्यों शोषण कर रही है और क्यों शोषणकारी है। उससे 3 बड़े विचार सामने आए। पहला, सरप्लस वैल्यू। उनका कहना था कि पूंजीपति मजदूर से जितना काम करवाता है उसके बदले उतनी मजदूरी नहीं देता। यही अधिशेष सरप्लस वैल्यू उसकी जेब में मुनाफा बनकर जाता है। दूसरा, कमोडिटी फेटिशिज्म। इंसान अपने श्रम को भूलकर चीजों में मूल्य खोजने लगता है। तीसरा, ऐतिहासिक भौतिकवाद। समाज का इतिहास विचारों से नहीं बल्कि आर्थिक ढांचे और प्रोडक्शन प्रणाली से तय होता है। अगर इंसान अपने ही बनाए सिस्टम का गुलाम बन गया है तो क्या ये समय नहीं है कि वो इस सिस्टम को बदल दे? इस किताब को लिखना आसान नहीं था। मार्क्स की सेहत लगातार बिगड़ रही थी। गरीबी ने उनके परिवार को तोड़ दिया था, लेकिन वो हार मानने वाले नहीं थे। मार्क्स का मानना था कि दास कैपिटल उनका जीवन का मिशन है। उन्होंने इसे अपनी आखिरी सांस तक लिखा, सुधारा और आकार दिया। सोचिए, क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है जिसके लिए आप अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगाने को तैयार हो? कल्पना कीजिए, एक आदमी थके हुए शरीर के साथ कमजोर रोशनी वाले कमरे में बैठा है। टेबल पर ढेर सारी किताबें और कागज फैले हुए हैं। उसकी आंखें लाल हैं, लेकिन उनमें चमक है। वो लिख रहा है और हर शब्द पूंजीवाद की नींव पर चोट कर रहा है। जब मेहनतकश को उसका हक नहीं मिले तो मुनाफा असल में चोरी हो रहा है। मार्क्स की ये किताब हमें सिखाती है कि सच्चा ज्ञान वही है जो अन्याय को उजागर करे और इंसान को सोचने पर मजबूर करे। आज भी अगर आप देखें, बड़ी कंपनियां अरबों का मुनाफा कमाती, लेकिन उनके मजदूरों की हालत अक्सर खराब होती। मार्क्स का सरप्लस वैल्यू का विचार आज भी उतना ही प्रासंगिक लगता। ज्ञान का असली उद्देश्य दुनिया को समझना नहीं बल्कि उसे बदलना है। मुझे मार्क्स की दास कैपिटल इसलिए अद्भुत लगती है क्योंकि ये दिखाती है कि एक अकेला इंसान भी अपनी कलम से उस व्यवस्था को चुनौती दे सकता है जिसे लोग अटूट मानते हैं। मार्क्स ने दास कैपिटल से साबित कर दिया
कि किताबें सिर्फ पन्ने नहीं होती, ये हथियार होती। तो दोस्तों, आप भी किताबों से जुड़े रहिए। अध्याय 8, अंतिम वर्ष, परिवार और निजी पीड़ा। सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी पूरी जिंदगी समाज और मजदूरों के लिए, जिसके विचारों से पूरी दुनिया हिल गई, लेकिन उसके अपने आखिरी दिन कैसे गुजरे? क्या उसे शांति और सम्मान मिला, या जीवन भर के संघर्ष के बाद उसे भी दर्द, गरीबी और अकेलापन झेलना पड़ा? कार्ल मार्क्स की आखिरी जिंदगी की यह कहानी उतनी ही भावुक है जितनी प्रेरणादायक। 1870 के बाद मार्क्स की सेहत लगातार बिगड़ने लगी। उन्हें फेफड़ों की बीमारी और लीवर की समस्या रहने लगी। लगातार रिसर्च और लिखने से उनकी आंखें और शरीर बेहद थक चुके। डॉक्टर उन्हें आराम करने की सलाह देते, लेकिन मार्क्स कहते, मेरा मिशन अधूरा है, मैं अभी रुक नहीं सकता। इसी दौरान उनके निजी जीवन में गहरी पीड़ा आई। उनकी पत्नी जेनी लंबे समय तक बीमार रही और 1881 में उनका निधन हो गया। ये मार्क्स के लिए सबसे बड़ा भावनात्मक आघात था। मार्क्स के 6 बच्चों में से सिर्फ 3 ही बड़े होकर जीवित रहे। बाकी बच्चों की मृत्यु गरीबी और बीमारियों के कारण पहले ही हो चुकी। आखिरी वर्षों में मार्क्स अक्सर कहते कि मेरे संघर्ष ने मेरे परिवार को बहुत कष्ट दिया। परिवार की लगातार मौतों ने मार्क्स को भीतर से तोड़ दिया, लेकिन फिर भी वो ब्रिटिश म्यूजियम की लाइब्रेरी जाते और अपने अधूरे नोट्स पर काम करते। शायद मेरी पीड़ा बेकार नहीं जाएगी अगर आने वाली पीढ़ियां बराबरी और न्याय देख पाएगी तो मेरा जीवन सफल है। जरा सोचिए, क्या आपने कभी सोचा है कि महान लोग भी अपनी निजी जिंदगी में उतना ही संघर्ष झेलते हैं जितना आम इंसान? कल्पना कीजिए, लंदन का एक छोटा कमरा, टेबल पर बिखरे हुए कागज, कोने में बुझता हुआ दीपक, बिस्तर पर बीमार मार्क्स, हाथ में कलम लिए, लेकिन आंखों में अभी भी वही आग। क्रांति की सोच अधूरी नहीं रहनी चाहिए। मार्क्स को अपने जीवन में बड़ी आर्थिक सहायता नहीं मिली, लेकिन उनकी सोच ने मजदूर आंदोलन को ताकत दी। उनके विचार दुनिया के कई हिस्सों में राजनीतिक क्रांति का बीज बने। कभी कभी सबसे गहरा दर्द ही सबसे गहरी सोच को जन्म देता। मार्क्स के अंतिम वर्ष हमें यही सिखाते हैं कि महानता का रास्ता केवल सम्मान और तालियों से भरा नहीं होता। कभी कभी इसमें अकेलापन और बलिदान भी शामिल हो। जैसे आज भी कई वैज्ञानिक, लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता अपनी निजी खुशियां त्याग कर मानवता की सेवा में अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं। कार्ल मार्क्स की कहानी उसी त्याग का प्रतीक। संघर्ष और त्याग के बिना कोई भी सोच इतिहास में अमर नहीं होती। मुझे मार्क्स की आखिरी जिंदगी इसलिए छूती क्योंकि ये दिखाती है कि असली क्रांतिकारी अपने जीवन के अंत तक अपने मिशन से जुड़ा रहता है, चाहे उसे इसके बदले में दर्द और अकेलापन ही क्यों ना मिले। कार्ल मार्क्स की आखिरी सांसें थकी हुई थी, लेकिन उनकी सोच अब भी जिंदा थी। अध्याय 9, दर्शन और विचारधारा। सोचिए, अगर कोई आपसे कहे कि इतिहास असल में विचारों से नहीं बल्कि रोटी, कपड़ा, मकान की जद्दोजहद से लिखा जाता है, तो आप कैसा महसूस करेंगे? कार्ल मार्क्स ने यही कहा और इस सोच ने पूरे दर्शन और समाजशास्त्र को नई दिशा दी। आज हम कार्ल मार्क्स की उस विचारधारा को सरल भाषा में समझेंगे जिसने पूरी दुनिया के सोचने का तरीका बदल दिया। उनके विचारों की जड़ें कहां से आई? कार्ल मार्क्स की सोच पर कई चीजों का असर था। हेगेल का दर्शन। हेगेल ने कहा था कि इतिहास विचारों की लड़ाई से आगे बढ़ता है। मार्क्स ने इसे पलटकर कहा, इतिहास भौतिक परिस्थितियों से आगे बढ़ता है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से भी उनकी विचारों में जड़ें स्थापित हुई। इंग्लैंड और यूरोप में मजदूरों की दयनीय हालत देखकर मार्क्स को लगा
कि पूंजीवाद का एक शोषणकारी व्यवस्था। उनके अपने निजी अनुभव में उनके जीवन के विचारों में एक थे। गरीबी, बच्चों की मौत और निर्वासन ने मार्क्स को शोषण और अन्याय की पीड़ा का प्रत्यक्ष अनुभव दिया। हम इन्हें इन बिंदुओं से समझ सकते हैं। ऐतिहासिक भौतिकवाद। मार्क्स के अनुसार इतिहास को केवल विचारों या महान व्यक्तियों के काम से नहीं समझा जा सकता, बल्कि किसी समाज की आर्थिक श्रेणियों से समझा जा सकता है कि किस तरह उत्पादन होता है, कौन क्या बनाता है, किसके पास संसाधन है। यही चीज इतिहास की दिशा तय करती है। वो कहते क्यों और कैसे काम करता है। जब उत्पादन के तरीके बदलते हैं, जैसे पहले खेती हो, फिर मैन्युफैक्चरिंग में जाए और फिर फैक्ट्री, तो लोगों के काम करने के तरीके, उनके रिश्ते और सामाजिक व्यवस्था बदल जाती है। इन आर्थिक बदलावों से राजनीतिक संस्थाएं, कानून और विचारधाराएं भी प्रभावित होती हैं। इसे ऐसे समझें जैसे घर में खाना बनाने का तरीका बदल जाए। पहले गैस से बनता था, अब माइक्रोवेव से बनता है, तो रसोई का पूरा लेआउट, उपकरण और रोजमर्रा की आदतें बदल जाएगी। इसी तरह उत्पादन के बदलने से समाज का ढांचा बदलता है। आधुनिक प्रासंगिकता में इसे ऐसे समझें जैसे ग्लोबलाइजेशन, ऑटोमेशन और जियो इकोनॉमी जैसी चीजें आज के आर्थिक ढांचे को बदल रही है। और मार्क्स की ये दृष्टि हमें बताती है कि इसीलिए हमारी नौकरी, नीतियां और सामाजिक असमानताएं भी बदल रही है। उनका साफ कहना था कि इतिहास की असली रोलिंग फोर्स आर्थिक ढांचा है, विचार बाद में आते हैं। सेकंड, वर्ग संघर्ष। मार्क्स का कहना था कि समाज के ऐतिहासिक परिवर्तनों की मुख्य ड्राइविंग फोर्स अमीर और गरीब के बीच का संघर्ष है। ये ऐसे काम करता है कि पूंजीपति समूह अपने फायदे के लिए नीतियां बनाते हैं, मजदूर वर्ग अपनी हालत सुधारने के लिए संगठित होता है। यह टकराव समय समय पर राजनीति और सामाजिक झटकों के रूप में बाहर आता है। इसे ऐसे समझिए, एक फैक्ट्री मालिक और मजदूर के बीच वेतन और काम के घंटे पर लगातार टकराव होता है। लंबे समय में यह संघर्ष यूनियन, हड़तालें और नियमों के बदलाव की मांग में बदल सकता है। असमानता बढ़ने पर विरोध और आंदोलन उभरते हैं। समाज का इतिहास वर्गों के बीच की लड़ाई की कहानी है। थर्ड, सरप्लस वैल्यू। मजदूर जो काम करते हैं, उनके श्रम से जो वैल्यू बनती है, उसका एक हिस्सा मजदूर के रूप में मिलता है। मजदूरी के बदले एक हिस्सा दिया जाता है, बाकी बचा हुआ अधिशेष मालिक के रूप में पूंजीपति के पास आता है। यही अधिशेष मूल्य, बचा हुआ मूल्य, पूंजीवाद में मुनाफे का स्रोत है। ये ऐसे काम करता है। मजदूर का उत्पादन, अगर मजदूर 8 घंटे काम करता है और 100 इकाइयां हैं, तो उसका प्रतिफल केवल उतना ही नहीं दर्शाता जितना उसने उत्पन्न किया है। अंतर ही पूंजीवाद का मुनाफा बनता है। इसे सरल भाषा में समझते हैं। मान लीजिए कोई दर्जी एक दिन में 10 शर्ट बनाता है। उसे प्रति शर्ट जो पैसे मिलते हैं, वे उसकी रोजाना मेहनत की कीमत का पूरा हिस्सा नहीं बताते कि उसने कितने रुपए की चीज बनाई है। वो सिर्फ उसे 10 रुपए देते हैं। बाकी का मूल्य दुकान या कारखाने का मालिक ले जाता है। आधुनिक प्रासंगिकता में जब कंपनियां ऑटोमेशन से उत्पादन बढ़ाती है पर मजदूरी कम रहती है, तो अधिशेष मूल्य और अधिक केंद्रित होता है। यही आज की आय असमानता का आर्थिक आधार है। मजदूरी की कीमत तो मिलती है, लेकिन जो वस्तु बनाई गई है उसकी कीमत और मजदूरी की कीमत के बीच का अंतर ही पूंजीवाद का मुनाफा है। फोर्थ, अलगाव। अधिनायकतम श्रम व्यवस्था में मजदूर अपने काम, अपने उत्पाद और अपनी मानव प्रकृति से अलग हो जाता है।
वो मशीन के समान काम करता है और उसकी कृतियों पर उसका नियंत्रण नहीं रहता। ये कैसे काम करता? जब काम छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है, मजदूर केवल एक छोटा सा रिपीटेटिव हिस्से का काम करता है। उसे अपने काम में संतुष्टि नहीं मिलती और वो अपनी रचनात्मकता या मानवता खोने लगता है। इसे ऐसे समझते हैं, अगर कोई सिर्फ कार के एक स्क्रू लगाने वाला हो और कभी पूरी कार न देखे तो वो उस काम के जुड़ाव महसूस नहीं करेगा। उसका काम उसके लिए अर्थहीन हो जाएगा। जब काम सिर्फ रोजगार का जरिया बन जाए और आत्मिक अर्थ खो दे तो अलगाव पैदा होता है। 5वां, साम्यवादी समाज। मार्क्स का आदर्श। मार्क्स का विजन एक ऐसी व्यवस्था का था जहां उत्पादन के साधन, जमीन, फैक्ट्रियां, मशीनें व्यक्तिगत पूंजीपतियों के पास न होकर समाज के नियंत्रण में हो, ताकि मुनाफा कुछ लोगों के बजाय सबके लाभ के लिए बटे। उसका मानना था कि मजदूरी आधारित शोषण खत्म हो, वर्ग आधारित भेद कम हो, हर कोई अपनी क्षमता के अनुसार काम करे और आवश्यकता के अनुसार प्राप्त करे। काम का उद्देश्य लाभ नहीं, मानव जरूरतों की पूर्ति होगा। मार्क्स ने यह माना कि ये सरल सी नीतियां तुरंत बदलाव नहीं लाएगी। आर्थिक आधार बदलने पर ही राजनीतिक आइडियोलॉजी बदल सकती है। इसलिए वर्ग संघर्ष और क्रांति को अहमियत दी गई। मार्क्स का सपना उत्पादन का सामूहिक नियंत्रण, ताकि शोषण समाप्त हो और जरूरतें इंसान तक पहुंचे। अगर इंसान बराबरी में जी सकता तो क्यों उसे हमेशा गुलामी और शोषण झेलना पड़े? जरा सोचिए, अगर आपके ऑफिस या काम पर आपको आपकी असली मेहनत का पूरा मूल्य मिले तो क्या आपका जीवन अलग नहीं होगा? कल्पना कीजिए, एक विशाल फैक्ट्री जहां मजदूर मशीनों की तरह पसीना बहा रहे हैं, लेकिन मार्क्स के सपने में यही फैक्ट्री बदल जाती है, जहां मजदूर मालिक भी है और मालिक मजदूर भी। इतिहास की असली कहानी किताबों में नहीं, रोटी कमाने की जद्दोजहद में छुपी होती है। मार्क्स की विचारधारा हमें यह सिखाती है कि अगर हमें समाज बदलना है तो सबसे पहले उस व्यवस्था को समझना होगा जो इंसानों के जीवन और संघर्ष को आकार देती है। आज के परिदृश्य में ऐसे समझिए, बड़ी कंपनियां अरबों का मुनाफा कमाती, लेकिन उनके एम्प्लॉइज अक्सर तनख्वाह और सुविधाओं के लिए संघर्ष करते हैं। मार्क्स की थ्योरी आज भी इस असमानता को समझने का एक आईना देती। जब तक इंसान व्यवस्था को समझेगा नहीं, तब तक व्यवस्था इंसान पर राज करती रही। अध्याय 10, विरासत और आधुनिक प्रभाव। सोचिए, एक ऐसा आदमी जिसने अपने जीवन का अधिकांश समय गरीबी, निर्वासन और बीमारी में गुजारा, जिसकी किताबें उसके जीते जी जदा नहीं बिकी, लेकिन उसके जाने के बाद उसकी सोच इतनी ताकतवर साबित हुई कि पूरे महाद्वीप बदल गए, साम्राज्य टूट गए और लाखों लोग उसके नाम पर खड़े हो गए। यही है कार्ल मार्क्स की विरासत और उसका आधुनिक प्रभाव। 1883 में मार्क्स का लंदन में निधन हुआ। उसकी अंतिम यात्रा में गिने चुने लोग ही शामिल हुए, लेकिन यही छोटा सा अंत भविष्य में एक वैश्विक आंदोलन का आरंभ बन गया। आने वाले दशकों में मार्क्स के विचार पूरी दुनिया में फैलने लगे। 1917 में रूस की बोल्शेविक क्रांति मार्क्स की सोच के परिणाम थी। बाद में चीन, क्यूबा, वियतनाम और कई अन्य देशों में कम्युनिस्ट आंदोलनों की नींव मार्क्स की विचारधारा बनी। मजदूर संगठनों और यूनियंस ने उनके विचारों को अपना हथियार बनाया। राजनीति पर इतना प्रभाव पड़ा कि 20वीं सदी की बड़ी क्रांतियां मार्क्स की सोच से जुड़ी रही। अर्थव्यवस्था पर की गई आलोचना और मजदूरों की स्थिति पर
मार्क्स का विश्लेषण आज भी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है। समाज शास्त्र पर गहरा प्रभाव पड़ा। समाज को वर्ग और संघर्ष के नजरिए से देखने की दृष्टि मार्क्स ने दी। आधुनिक संदर्भ में आय असमानता, ग्लोबलाइजेशन और वर्कर्स राइट्स जैसे मुद्दों को समझने में मार्क्स की सोच प्रासंगिक है। मार्क्स का जीवन इस बात का प्रतीक है कि व्यक्तिगत संघर्ष चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, अगर आपकी सोच इंसानियत के लिए है तो आपकी विरासत हमेशा जीवित रहेगी। जरा सोचिए, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके आज के काम का असर आने वाली पीढ़ियों पर कैसा होगा? कल्पना कीजिए, हाईगेट सेमेट्री में मार्क्स की कब्र सिर्फ एक साधारण कब्र नहीं, बल्कि एक ऐसा स्मारक जिस पर दुनिया भर के लोग आते हैं, फूल चढ़ाते हैं और कहते हैं, इस आदमी की सोच ने हमारे समय को बदल दिया। शरीर मिट जाते हैं लेकिन विचार जिंदा रहते हैं, और कभी कभी वही विचार पूरी दुनिया बदल देते हैं। मार्क्स की विरासत हमें यही सिखाती है कि कभी कभी अपने काम को छोटा मत समझे, भले ही उस समय कोई उसे न पहचाने। अगर उसमें सच्चाई और इंसानियत है तो एक दिन वह दुनिया का भविष्य बदल सकता है। जैसे आज भी हम देखते हैं, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, महात्मा गांधी, भगत सिंह जैसे लोगों को उनकी मौत के सालों के बाद भी याद किया जाता है। वैसे ही मार्क्स का नाम सिर्फ इतिहास की किताबों में नहीं, बल्कि आज की आर्थिक बहसों और सामाजिक आंदोलनों में भी गूंजता है। आपके विचार आपकी सबसे बड़ी विरासत है। मुझे कार्ल मार्क्स की विरासत इसलिए गहरी लगती है क्योंकि ये दिखाती है कि भले ही इंसान की जिंदगी संघर्षों में गुजरे, अगर उसकी सोच इंसानियत के लिए है तो उसकी गूंज कभी नहीं रुकती। कार्ल मार्क्स की सोच कब्र में दफन नहीं हुई, वो आज भी हमारी बहसों, आंदोलनों और सपनों में जिंदा है। दोस्तों, आपने कभी अभी तक कार्ल मार्क्स की पूरी कहानी सुनी, बचपन की मासूमियत से लेकर निर्वासन, गरीबी, लेखन, क्रांति और अंत तक का संघर्ष। लेकिन असली सवाल यह है कि मार्क्स की कहानी हमें आज क्या सिखा? संघर्ष ही असली शिक्षक है। मार्क्स ने गरीबी, बीमारी और परिवार की पीड़ा झेली, लेकिन कभी हार नहीं मानी। विचार ही विरासत है। इंसान का नाम मिट जाता है, लेकिन उसके विचार पीढ़ियों तक चलते रहते हैं। सवाल उठाना जरूरी है। मार्क्स का पूरा जीवन इस बात का प्रतीक था कि जब समाज अन्याय करे तो चुप रहना ही अपराध है। अगर कार्ल मार्क्स की यह जीवन गाथा आपके दिल को छू गई हो तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखिए मेरी सोच ही मेरी ताकत है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाइप बटन पर क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।